नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, कोई लोग भूत प्रेत को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। कोई अन्य चीज़ों से डरता है, कोई अन्य चीज़ों से डरता है। अब डर तो सबको लगता है। कोई भूत से डरता है, कोई बिल्कुल नहीं डरता। कोई जानवर से डरता है, कोई बिल्कुल नहीं डरता। और ये जो आज की कहानी जो बताने जा रहा हूँ ना मैं, उनका नाम है प्रशांत। प्रशांत को भूत से बिल्कुल डर नहीं लगता था, और कहा जाए ना तो भूत को मानते भी नहीं थे। लेकिन उनकी जो माँ थी ना, वो पुराने ज़माने की, भूत प्रेत पर विश्वास करती, ईश्वर पर भी आस्था रखती। अब प्रशांत को समझाती रहती कि देख बेटा, रात के टाइम अकेले कहीं पर रोड पर निकला मत कर, अकेले अंधेरे में आया जाए मत कर। लेकिन प्रशांत अब बच्चा थोड़ी थे, जवान थे। करीब 25-26 साल का उम्र हो चुकी थी, और नौकरी करते थे सिक्योरिटी गार्ड का। सुबह 8 बजे की उनकी ड्यूटी थी, रात के 8 बजे तक। अब रहने वाले प्रशांत उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास के, और जो नौकरी करते थे ना शहर में जाकर के। पहले वो ट्रेन से सफ़र करते थे, 1.5 घंटा का ट्रेन का सफ़र था। पैसेंजर ट्रेन उनके स्टेशन पर रुकती थी, अब फिर शहर पहुंचते थे। सुबह सुबह से अब उनकी कहानी शुरू हो जाती। जल्दी जल्दी उठते, नहाते धोते, अब फिर थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता किया तो किया, और नहीं तो स्टेशन की तरफ भागते थे। उनके गांव से और स्टेशन की दूरी आधा घंटे की थी पैदल के, और उनके पास आने जाने का कोई साधन भी नहीं था, और पैदल ही अधिकांश वो जाया करते थे। अब माँ जो भूत प्रेत पर यकीन करती थी, और वो रात को लौटते थे जब उनकी ड्यूटी 8 बजे ख़त्म होती थी। अब फिर वो ट्रेन पकड़ते थे शहर से वापसी का अपने स्टेशन पर। 1.5 घंटा के आसपास अब लगता था, मतलब 10 बजे के आसपास अपने स्टेशन पर उतरते। अब फिर आधा घंटा का सफ़र पैदल तय करके अपने गांव पहुंचते। माँ डरी रहती, जब तक प्रशांत घर नहीं पहुंच जाते ना, तो एक तरह से माँ उनकी चिंता करती रहती। जब प्रशांत घर में पहुंच जाते तब उनका चेहरा खिल जाता था। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक उपाय भी किया था, ताकि उनके बेटे को, प्रशांत को, कोई भूत प्रेत सताए नहीं, कोई बाधा ना पहुंचाए। एक चांदी का लॉकेट हनुमान जी का और उनके गले में पहना रखा था, और कहते थे कि बेटा, जहाँ भी तुझे डर लगे ना, तो हनुमान जी का नाम लिया कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कोशिश ये करा कर कि बेटा, जब रात को आते हो ना स्टेशन से, तो साथ में किसी को हो लिया करो, अकेले ठीक नहीं होता। प्रशांत समझाते रहते थे अपनी माँ को कि माँ, ये ज़माना बदल चुका है, ये साइंस का युग है। हमने आज तक कभी भूत प्रेत को देखा नहीं है। लेकिन माँ तो माँ ही होती। वो कहती, बेटा, भूत प्रेत कब कहाँ आ जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। मैं जो कहती हूँ ना, वैसा तुम किया करो। आखिरकार अब माँ को बहुत प्यार करते थे प्रशांत, और वो अपना जो लॉकेट था हनुमान जी का अपने गले में धारण कर रखा था। माँ की कहना मानते थे, प्रेम भी करते थे। आप फिर माँ को समझाते थे कि माँ, तू चिंता मत किया कर, मैं सही सलामत घर में आ जाया करूँगा। और जैसे तू कहती है ना कि अकेले मत आया करो, मैं अकेले नहीं आऊँगा। ज़रूर स्टेशन से कई लोग उतरते हैं जो गांव आते हैं, उनके साथ में आ जाया करूँगा, आप चिंता मत करो। प्रशांत उनको समझाते रहते थे। लेकिन माँ हर रोज़ जब स्टेशन से घर आते थे ना, तो दरवाजे पर ही खड़ी रहती थी। कभी कभी प्रशांत बहुत लेट आते थे, कभी ट्रेन लेट हो जाती थी तो 11 बजे, कभी 11:30 बज जाता था। और तब माँ परेशान हो जाती, फ़ोन करती। फ़ोन जब उठा लेते प्रशांत, जब बातचीत हो जाता, और तब उनको तसल्ली होता था। ये वाक़या उनके साथ में जो घटा था ना, साल था 2010। तो शुरू करते हैं आज की कहानी अब प्रशांत की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है। मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाला, और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड का
शहर में काम करता था। मेरी ड्यूटी सुबह की थी। अब सुबह जल्दी जल्दी अपने घर से निकलता और शाम को जब लौटता तो काफ़ी लेट हो जाया करती थी। कभी अब रात के 10, साढ़े 10, कभी 11, कभी साढ़े 11 ही बज जाता था। और जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच जाता, माँ मुझे फ़ोन करती रहती थी, बेटा कहाँ पहुंचा, कितना टाइम और लगेगा। और मैं माँ को समझाता रहता कि माँ, मैं इतना छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तू मुझे हर बार समझाती रहती है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना, चिंता तो लगी रहती है। और मैं उनका दुख दर्द समझता था और मैं माँ को कहता कि माँ चिंता छोड़ दे, मैं घर के रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। और ऐसा होता ही था। अब उस रात की बात बता रहा हूँ जिस रात इस घटना का शुरुआत हुआ था। मैं जब स्टेशन से उतरा ना तो काफ़ी लेट हो चुका था और रात के करीब 11 बज रहे थे। वैसे हमारे आसपास के जो गांव थे, हमारे गांव के लोग भी ट्रेन से आए जाया करते थे, लेकिन उस रात मुझे कोई भी जान पहचान का बंदा दिखाई नहीं दिया, ना तो मेरे गांव का और ना मेरे गांव का आगे का। और हम इकट्ठे होकर चलते थे, बातचीत करते हुए, और आधा घंटा का सफ़र आराम से तय हो जाता था। लेकिन उस रात ऐसा हुआ ही नहीं। अब मौसम थोड़ा अलग बना हुआ था। जब मर्जी बारिश हो जाए, आसमान में वैसे ही बादल जमे हुए थे, दूर बिजली चमकती हुई दिखाई दे रही थी। अब मेरे पास छतरी भी नहीं लाया था। मुझे अब ये अंदाज़ा नहीं था कि आज बारिश होगा। भविष्यवाणी मैंने कोई सुनी नहीं थी। और नहीं तो मैं अपने पास में छाता जरूर रखता था। अब जब स्टेशन पर उतर गया तब मौसम का मिजाज बदला हुआ था। अब कब बारिश हो जाए आशंका लगी हुई थी। और जिस रोड से मैं निकलता था ना, कच्चा पक्का रोड था। अब बीच में कोई अब छिपने के लिए स्थान भी नहीं था कि मैं कहीं बारिश आ जाए तो वहाँ पर जा कर के रुक जाऊँ। इसका मतलब अगर हम पैदल निकल गए ना तो भीगना तो तय है। अब भीगने के मतलब कि तबीयत खराब। अब वैसे ही मुझे बारिश के पानी से काफ़ी एलर्जी थी। जब भी मैं भीग जाता था ना तो सर्दी जुकाम तो 1 मिनट में मुझे पकड़ लेता था। अब पकड़ने के मतलब कि मेरा नुकसान, छुट्टी करनी पड़ती थी। और इसलिए मैं भीगना नहीं चाहता था। मैं अब उसी प्लेटफार्म पर मौसम का मिजाज देखने लगा कि बारिश आएगी या नहीं आएगी। अब मैं एक बेंच पर बैठ करके अब अपना फ़ोन निकाल करके और माँ को फ़ोन लगाने लगा। घंटी बज रही थी, माँ फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसका मतलब माँ कभी कभी सो जाती थी। अब मुझे ये लगा कि माँ सो गई होगी, अब मुझे माँ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माँ वैसे भी काफ़ी चिंतित रहती है। अब फिर मैं दोबारा माँ को फ़ोन नहीं किया। और तब मेरा ध्यान पीछे गया। जो मैं देखा ना तो हैरान रह गया था। ट्रेन तो कभी की जा चुकी थी और उस प्लेटफार्म पर मैं अपने आप को इकलौता ही पा रहा था। लेकिन जब पीछे देखा ना तो मैं देखता ही रह गया। एक सफ़ेद कपड़ा पहने हुए खूबसूरत लड़की जिसके बाल खुले हुए थे और हाथ में मोबाइल लेकर के किसी से बात कर रही थी। लेकिन दूरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी बात मुझे सुनाई नहीं पड़ रही थी कि फ़ोन में क्या बात कर रही है। अधिकांश लोग अब ज़ोर से बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन इतनी धीमी आवाज़ में बोल रही थी कि मुझे तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था कि आखिर ये किससे बात कर रही है। आइए, अभी तक ट्रेन तो चली गई, शायद मेरी वाली ट्रेन से उतरी थी और अभी तक यहाँ पर क्यों है। मौसम तो ऐसे ही मिजाज बिगड़ा हुआ है, जब मर्जी बारिश हो जाए। तब मुझे अंदाज़ा लगा कि हो ना हो ये शहर से आई है और किसी जानने वाले को फ़ोन से बुला रही हो कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, अब तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ। मुझे अंदेशा यही लगा रहा। अब मैं फिर उससे अपना ध्यान हटाने लगा, लेकिन जो सुंदरता उसके चेहरे पर थी ना, मैं उसमें खींच सा गया था। बहुत ही खूबसूरत लड़की अब मुझे दिल को भा गई थी। मैं
थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं उसकी तरफ मुड़ करके देख लेता था और वो भी मेरी तरफ अब देखने लगी। हालांकि उसके कानों में फ़ोन लगा हुआ था, लेकिन उसका देखना, बार बार मुड़ जाना, कभी इधर देखना, मतलब एक तरह से फ़ोन में ज़रूर बिजी थी लेकिन ध्यान उसका हर तरफ था। आज जब मेरी उससे निगाहें मिल जाती ना तो वो मुझे घूरती रहती। अब मैं अपनी निगाहें हटा लेता। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, जवान लड़की है, वो क्या सोचेगी। मैं ऐसे ही बिल्कुल लड़कियों से दूर रहने की कोशिश करता था, लेकिन दिल्ली जो तमन्ना थी ना कि कोई खूबसूरत लड़की मेरा भी दोस्त बने, मेरी प्रेमिका बने, लेकिन मैं डरता बहुत था कि मैं किसी लड़की से दोस्ती करने गया और वो नहीं दोस्ती की, तब मेरा क्या होगा। अगर उसने कुछ उल्टी सीधी बात बोल दी तब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। इसी डर से मैं डरा रहता था। इसीलिए आज तक मेरी कोई लड़की दोस्त बनी नहीं थी। मेरी अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं लड़की से जा कर के कोई बात कर दूं। मैं बहुत घबराता था, डरता था, शर्माता भी था। और वही उस रात हो रहा था। दिल में तो तमन्ना बहुत थी कि मैं उस लड़की को जी भर कर देखूं। इतनी खूबसूरत लड़की बहुत ही कम ही नज़र आती है। लेकिन जब वो लड़की मेरी तरफ घूरने लगती ना तो मुझे लगता कि अरे ये लड़की तो मुझे देख लिया, मुझे देखते हुए ये ज़रूर अपने मन में ना जाने क्या ख्याल ला रही होगी कि कैसा लड़का है, ये मुझे घूर रहा है, ये बात ठीक नहीं है। अब मैं फिर दूसरी तरफ देखने लगता। बादल बिल्कुल अब ऐसा हो गया था आसमान कि काले काले से हो गए थे और हवा भी थोड़ा सा पहले से तेज हो गई थी। मैं सोचने लगा कि अब क्या करें, अब क्या करें। और तभी बूंदाबांदी हल्की हल्की शुरू हो गई। मुझे लग गया कि अब बारिश तो होनी तय है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि हम इस जगह पर कहाँ अपना बचाव करें। अब फिर उस बेंच से उठा और मैं चल पड़ा जहाँ पर एक टीन शेड लगा हुआ था और वहाँ भी बैठने का स्थान था। 2 बेंच लगे हुए थे सीमेंट के। और वो जगह पर मैं पहुँच गया था और तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। और जैसे ही मैं उस बेंच पर बैठा ना तो अपने बगल में उस लड़की को पा करके मैं एकदम हैरान रह गया। ये लड़की कब आई भाई? मैं तो देखा ही नहीं। मैं सोचा कि मैं शायद ध्यान नहीं दिया, शायद ये मेरे पीछे पीछे आई होगी। और वो दूसरी बेंच पर आकर के बैठ गई थी और अभी तक उसके कान में मोबाइल फ़ोन लगा हुआ था और धीरे धीरे उसके होंठ हिल रहे थे। मैं इतना नज़दीक था और तब भी मैं कोई बात उसका समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोल रही, किससे बात कर रही है इतनी देर से। ये अकेले क्यों हैं? अभी तक इसको कोई आया क्यों नहीं लेने के लिए? मैं ऐसा ही उसको एक नज़र फिर देखा घूम करके। वो अभी भी मुझे मेरी तरफ देख रही थी, अब मोबाइल में लगी हुई थी। जैसे ही नज़र मिली ना तो वो मुस्कुरा दिया और उसकी मुस्कुराहट देख करके मैं शर्म से पानी पानी हो गया। क्या रे, ये मुझे देख करके मुस्कुराती, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? फिर अपने नज़रें चुराता हुआ दूसरी तरफ देखने लगा। मेरे मन में इच्छा तो हो रही थी कि मैं इसको जी भर के देखूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रहा था। हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुका था और मैं तब तक बारिश और तेज शुरू हो गई। बारिश पड़ने लगी और वो लड़की अभी भी फ़ोन पर लगी हुई थी। अब बारिश तेज पड़ने लगी, मुझे लगने लगा कि अब क्या होगा, अब तो ना जाने कब बारिश बंद होगी और तब मैं अपने घर के लिए निकलूँगा। अब हो सके कहीं लंबी बरसात हो गई तब हम क्या करेंगे। यही सोच के मैं अपना फ़ोन निकाला, मम्मी का नंबर डायल किया। अब मम्मी ने इस बार फ़ोन उठा लिया। कहने लगी, प्रशांत बेटा कहाँ पर पहुँचा? मैंने बोला कि माँ मैं पहुँच गया हूँ अपने स्टेशन पर। अब बारिश हो रही ना तेज़, मैं रुका हुआ हूँ, बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रहा हूँ और जैसे ही बारिश बंद होगी ना मैं निकल लूँगा। माँ कहने लगी कि बेटा अकेले मत निकलना, ज़रूर कोई ना कोई साथ में देख लेना, रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है आजकल, भूत प्रेतों का बोलबाला है रोड पर, मैं सुनती हूँ।
ये तो रोज़ का डायलेक्ट था माँ का। अब मैं कहने लगा, माँ मैं बिल्कुल अकेले नहीं आऊँगा, जैसा आप कह रही हो वैसा ही करूँगा। अब आप आराम कर लो, और जैसे बारिश बंद होगा तो मैं आपको फ़ोन करके तब मैं चलूँगा। आप तब तक आराम कर लो। इसके बाद फ़ोन मैंने काट दिया। और जब मैंने फ़ोन काटा तो मैं देख करके हैरान रह गया। वो लड़की कब आकर के मेरे बगल में खड़ी हो गई कि मैं तो मम्मी से बातचीत में लगा हुआ था, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और तब वो लड़की मेरे पास में खड़ी, मैं बिल्कुल समीप उसका बैठा हुआ। जब मैंने उसको देखा ना तो लड़की मुस्कुरा रही थी। मैं एकदम अंदर से कांप गया कि हे भगवान, इतनी खूबसूरत लड़की अब मेरे करीब आकर के खड़ी हो गई। ये भी बारिश का मौसम, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं। मुझे बड़ा शर्म सी लग रही थी, क्योंकि आदत नहीं थी ना किसी लड़की से बातचीत करने का। ये पहली बार था कि कोई इतनी अकेली लड़की अब मेरे पास में खड़ी हो। ये मेरे जीवन में पहली घटना थी, और वो भी खूबसूरत लड़की। मैं तो ऐसे ही, मेरा दिल तेजी से धक धक कर रहा था कि अब क्या होगा, ये लड़की मेरे बगल में आके क्यों खड़ी हो गई है। वो तो दूसरा भी बेंच था जिस पर बैठी थी, वहाँ भी बैठ सकती थी। मैं यही अपने मन में सोचने लगा। तभी वो लड़की बोली, सुनिए सुनिए। मैं मुड़ कर देखा। मैं जब देखा तो वो मुझे ही बोल रही थी कि सुनिए सुनिए। मैं अब शर्माते हुए अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाया। वो कहने लगी कि देखिए, मेरा फ़ोन का बैटरी बंद हो गया है, थोड़ा अपना फ़ोन देंगे आप प्लीज़, एक अर्जेंट कॉल करनी थी। मेरे पास फ़ोन तो था, और मेरी माँ कहती थी कि बेटा, आप किसी को अपना फ़ोन सफ़र में दिया मत कर, ना जाने कैसे लोग होते हैं, क्या होता है। माँ भी बहुत ऐसे मुझे सिखाया करती थी। लेकिन वो खूबसूरत लड़की मेरे पास में आकर के खड़ी, अब मुझसे फ़ोन मांग रही थी। मैं तो बिल्कुल खुशी खुशी अपना फ़ोन निकाल करके और उसके हाथ में दे दिया। कहने लगा कि हाँ, ये लीजिए फ़ोन, जिसको फ़ोन करना है कर लीजिए। मैं इतना ही बोला था, और लड़की मेरे बगल में वहीं उसी सीट पर बैठ गई जिस सीट पर मैं बैठा हुआ था। अब मामला बिल्कुल नज़दीक था। अब फिर लड़की नंबर डायल करने लगी, डायल करके कानों में लगा लेती, अब फिर परेशान दिखती, फिर नंबर दोबारा करती, और इस तरह करती जा रही थी, करती जा रही थी। मैं उसकी तरफ कभी कभी देख लेता था कि आखिर किसको नंबर मिला रही है। शायद वो बंदा फ़ोन पर मिल नहीं रहा है, या घंटी नहीं बज रही है, ज़रूर कोई ना कोई बात होगा। बारिश स्पीड पकड़ चुकी थी, और आखिरकार वो लड़की मुझे फ़ोन लौटा दिया। कहने लगी कि देखिए ना, आज मैं तो बरसात में फंस गई हूँ। मैं बोला कि आप कहाँ जाएंगी, इस रात में आप अकेले कैसे हैं, आपके साथ में कोई है क्यों नहीं। मैं 2-3 सवाल एक साथ ही पूछ बैठा। तब वो कहने लगी मुस्कुरा करके कि देखिए, मुझे इस गांव में जाना है। वो गांव मेरे गांव का अगला गांव था, मतलब हमारे गांव से करीब 1 किलोमीटर का दूरी थी। मैं कहने लगा, वो तो हमारे गांव का अगला ही गांव है। तब वो मुस्कुरा के कहने लगी कि आप उसी तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, पहले मेरा गांव पड़ेगा, और उसके बाद जिस जगह का नाम बता रही ना, वो अगला गांव ही है। मैं पूछने लगा कि मैं तो वहाँ पर अधिकांश लोगों को जानता हूँ, और ट्रेन में भी आते जाते रहते हैं, कईयों से मेरी दोस्ती भी है, किसके घर जाएंगे। तब वो एक सज्जन का नाम बताई। मैं नाम तो सुना हुआ लग रहा था, और मैं पहचान नहीं पा रहा था। मैं कहने लगा, फिर कैसे जाएंगे आप, क्या उनसे बातचीत हुई है। कहने लगी नहीं, बातचीत नहीं हुआ, एक बार फ़ोन लगा था, और इसके बाद फ़ोन लग ही नहीं रहा है। मैं बोला कि आप काफ़ी देर से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी, वो किससे कर रही थी। मैं शर्माते हुए अब थोड़ा सा खुलने लगा था उस लड़की से। नहीं तो मैं शर्म से तो लड़की की तरफ देखता भी नहीं था। मुझे लगता है लड़की मुझे घूर रही है, मुझे गलत समझ रही है। तब वो लड़की कहने लगी, जी मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी। मैं समझ गया कि आखिर लंबा चौड़ा बात मम्मी से ही कर रही होगी, और किससे करेगी। मैं कहने लगा कि देखिए,
बारिश बंद हो जाने दीजिए, इसके बाद मैं भी निकलूँगा। अब अगर आप चलना चाहती हैं मेरे साथ में तो मैं आपको उस गांव तक छोड़ दूंगा, उस घर तक भी छोड़ दूंगा। मैं कहने लगा कि जवान लड़की है, रात का मामला है और ऐसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। आइए, लड़की तो हमारा मेहमान भी है, अब हमारे पड़ोसी गांव में आ रही है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और लड़की खुश हो गई, धन्यवाद देने लगे कि आप बड़े अच्छे लड़के हैं, क्या करते हैं, कहाँ क्या काम करते हैं। मैं सब कुछ धीरे धीरे उस लड़की को बताने लगा। तब वो मेन मुद्दे पर आ गए, कहने लगी कि आपकी इतनी उम्र हो गई है, कोई आपकी गर्लफ्रेंड या शादी वादी हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं कहने लगा कि नहीं जी, ना तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना अभी कोई शादी हमारा हुआ है, अभी कोई रिश्ता ही नहीं आया है, लेकिन माँ ढूंढ रही है, जल्दी से जल्दी रिश्ता मेरा आ जाएगा। मेरी माँ शादी करना चाहती है। लड़की मुस्कुरा पड़ी। अब फिर कहने लगी, कैसी लड़की आपको पसंद है। मैं उसकी सवाल सुन कर के बहुत चक्का रह गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और तब वो कहने लगी, क्या मेरी तरह आपको लड़की पसंद है। मैं देखी थी, आप कभी कभी घूर के मुझे देख रहे थे। वो लड़की तो एकदम मेरे से खुल गई थी। हाँ, मैं उसकी बात सुन कर के शर्म से पानी पानी हो गया था। हाँ, मैं सर अपना झुका दिया। अब कहने लगा, देखिए सोचने से थोड़ी होता है। हाँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं कल्पना कर रहा था कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो तो आपकी जैसी हो, या फिर मेरी शादी हो तो मेरी पत्नी भी आपकी जैसी है। आप बहुत सुंदर हैं। अब फिर हमारा वार्तालाप चलता रहा। बारिश झमाझम पड़ती रही। कम से कम 2 घंटा बीत चुका था। अब 12 साढ़े 12 का वक्त हो चुका था। अब फिर जो बारिश थी ना, अचानक जितना तेज़ी से शुरू हुई थी और उतना ही तेज़ी से बिल्कुल बंद हो गई। अब बारिश बंद होते ही मैं इधर उधर देखने लगा कि अब तो बारिश बंद हो गई है, अब मुझे चलना भी चाहिए। अब मैं माँ को फ़ोन लगाया। अब माँ ने जैसे मेरे फ़ोन का इंतज़ार ही कर रही थी। मैं कहने लगा, माँ बारिश बंद हो गई है, मैं स्टेशन से निकल रहा हूँ और आधे घंटे के अंदर में मैं पहुँच जाऊँगा। मैं पूरी बात नहीं बताया कि मेरे साथ में एक लड़की है जो अगले गांव में जाएगी, उसको छोड़ करके अब मैं अपने गांव लौटूंगा, नहीं तो माँ मुझे रोक देती। हाँ, मैं उस लड़की का साथ छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे वो लड़की भा चुकी थी और उसका बातचीत का तरीका, खुलापन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, एक तो आवाज़ उसकी बहुत ही मधुर थी, बहुत मीठी आवाज़ थी। हाँ, मैं अब चाहता था कि उस लड़की को अपने साथ ले चलूं और फिर उसके गांव में पहुंचा दूं, जिस घर में जाना चाहती है उसके दरवाजे तक छोड़ दूं और तब मैं वहां से घर लौटूंगा। और फिर मैं उस लड़की को बोलने लगा, देखिए बारिश बंद हो गया है, अगर आप चलना चाहती है तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस गांव तक छोड़ दूंगा, आप कहेंगे तो उस घर तक मैं पहुंचा दूंगा। लड़की खुश हो गई। आप फिर सोचते हुए कहने लगी कि सुनिए, कहीं आप मेरे साथ में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रहे ना, अकेली लड़की है और हम लेके चलेंगे, आप फिर मेरे पाप काबू पा लेंगे। वो मुस्कुरा के बोली, एकदम खुली हुई बात, आज जिसको मैं सुन करके शर्म से एकदम पानी पानी हो गया। अब मैं कहने लगा कि देखिए मैडम जी, हम गांव के लड़के हैं, हम शहर वाले नहीं हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं, आप तो हमारे मेहमान हैं। हाँ, मेहमान भगवान का रूप होता है। हाँ, इसके बाद वो लड़की हंसने लगी, कहने लगी, नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी, मेरा ऐसा ही आदत है मजाक करने का, बुरा तो नहीं माने। मैं कहने लगा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तब वो लड़की कहने लगी, हाँ हाँ चलिए, अब बारिश बंद हो गया है, कहीं दोबारा ना आ जाए। हाँ, इसकी आशंका जरूर थी। जो लड़की कह रही थी ना, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि बादल अभी हटे नहीं थे, सिर्फ बारिश ही रुकी थी। इसके बाद हम लोग बातचीत करते हुए प्लेटफार्म से अब अपने रास्ते पर आ गए थे। आगे आगे मैं चल रहा था, अब पीछे पीछे वो लड़की चल रही थी। हर तरफ बारिश का पानी लगा हुआ था, कहीं पर ज़्यादा भी था और कहीं थोड़ा सूखा भी था। ऊंची जगह सूखी थी, जो नीची जगह थी वहाँ पानी अब लगा हुआ था, उसमें
पानी में हमें जाना पड़ता था। अब मैं उसको कई बार बोला कि आप मेरे साथ साथ चलिए, तब वो कहने लगी नहीं नहीं आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आपके चलूँगी। और एक जगह थोड़ा ज़्यादा पानी था, वो लड़की सोचा रही थी कि मैं पानी में चलूं या ना चलूं। सैंडल पहन रखी थी, सैंडल कहीं अब पानी में ना जाने पैर कहाँ पड़े, इसलिए वो सब चाह रही थी, पानी के अंदर आ नहीं रही थी। आज तब मैंने बोला कि अपना हाथ मुझे पकड़ाइए, आप डरिए मत। वो लड़की मेरा जब हाथ पकड़ी ना, तो जैसा लगा कि सारा शरीर एक पल के लिए सुन्न हो चुका है। वो महसूस जो मैंने किया ना, वो आज तक मुझे याद है। पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे जैसे ही मैंने उसका हाथ को टच किया। एक पल के लिए मैं हक्का बक्का रह गया था कि आखिर इसके शरीर में ये कौन सी एनर्जी है भाई, कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसा महसूस हुआ। फिर वो लड़की मुस्कुरा कहने लगी क्या हुआ, करंट लगा क्या? मैं तो वैसे ही हूँ, सबको करंट देती रहती हूँ। अब चलो भी कि मेरा हाथ पकड़ के पानी में खड़े रहोगे। जब ये बोली ना, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं पहले की तरह अब नॉर्मल हो गया। लेकिन मैं दिमाग में सोचता रहा कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, करंट कैसे आया, समझ नहीं आ रहा था। अब मैं उसका हाथ पकड़ कर के अब पार कर चुके थे, सूखे स्थान पर आ चुके थे। अब आगे का जो रोड था ना, बिल्कुल सही था। अब फिर हम बातचीत करते हुए चल रहे थे। वो बार बार मेरे घर के बारे में पूछती थी, कौन कौन है, माँ है, पिता कहाँ है। मैं बोल दिया कि पिता नहीं है। बस यही सब बातचीत चल रही थी। अब मैं उस लड़की से पूछ रहा था कि आप शहर में रहती हैं? तब उसने बोला हाँ, मैं शहर में रहती हूँ, यहाँ एक रिश्तेदारी है और उसी में आई हूँ। मैं बोला कि आपको अकेले रात में तो निकलना नहीं चाहिए था। वो कहने लगे हम शहर के रहने वाले, हम डरते नहीं हैं। मैं बोला मैडम देखिए, शहर की बात अलग है, लेकिन गांव खेड़ा का बात अलग है। यहाँ लोगों का अलग अलग मिजाज है, कौन किस रूप में आ जाए कहा नहीं जा सकता है, तो इतना बड़ा रिस्क आपको लेना नहीं चाहिए था। लेकिन वो लड़की हंसती रही और कहने लगी कि मुझे सब कुछ आता है, अगर कोई मुझ पर हाथ लगाए ना तो मैं दिखा सकती हूँ, मेरे में भी कुछ ऐसा कारनामा है जो मैं कर सकती हूँ। मैं समझ गया कि ये जुड्डे कराटे वाली तो नहीं है, और वाकई में अब उससे मुझे थोड़ा सा खौफ होने लगा था। और मैं आगे आगे चलता रहा और तब वो हंस के कहने लगी कहीं आप डर तो नहीं गए? मैं बोला जी डर तो ज़रूर गया हूँ, आप कहीं जुडे कराटे वाली तो नहीं हो? और तब वो हंसने लगी खिलखिला करके और कहने लगी कुछ ऐसा ही समझ लो। अचानक फिर बादल जो थे जमे हुए, अब फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई। ये बूंदाबांदी का स्टार्ट था, मतलब तेज बारिश फिर आने वाली है। अब उस जगह पर अब पानी से बचने के लिए कोई उपाय भी नहीं था, ना पेड़ थे, पेड़ भी थे छोटे छोटे, और वहाँ पर खड़ा होना मतलब भीगने के बराबर था। हम किसी ऐसे स्थान को ढूंढ रहे थे जहाँ पर बारिश से बचाव हो सके, और नहीं तो मेरा तबीयत तो बिल्कुल ख़राब हो ही जाना था। और वो बेचारी लड़की भी तो थी साथ में। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम बचकर कहाँ जाएं, किस जगह पर खड़ा हों ताकि पानी से बचा जाए। और तभी मुझे उस जगह का ख्याल आया, लेकिन मैं जाता तो ज़रूर, लेकिन माँ ने मना किया था कि बेटे गलती से भी कभी भी उस स्थान पर जाना मत। वो स्थान था शमशान घाट, और शमशान घाट में अब पानी से बचने का उपाय भी था, कमरा भी बने हुए थे, और एक तरह से मैं ज़रूर सोच लिया कि अब इस जगह पर इससे कोई सही स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन माँ की बात कानों में गूंज रही थी कि बेटा भूल करके भी दिन में भी या रात में भी कभी शमशान में जाना नहीं चाहिए, वहाँ पर आत्माएं घूमती रहती है, किस रूप में कौन मिल जाए अब कहा नहीं जा सकता। अब माँ की बात मुझे याद आ रही थी, और तब तक बारिश तेज हो चुका था। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करें, अब क्या करें। और तभी वो लड़की मेरा हाथ पकड़ कहने लगी अरे सामने तो है, ये देखो घर सा बना हुआ है। मैं कहने लगा वो घर नहीं है जी, शमशान है,
तो लड़की बोली क्या हुआ? अरे आओ, हमें बारिश से बचना तो ही है। और हाथ पकड़ करके मेरी दौड़ पड़ी। अब मजबूरी बस मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ लिया। वाकई में बारिश एक झटके से स्टार्ट हो चुकी थी। मैं तो बहुत कुछ भीग गया था और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूं। शमशान में तो पहुंच गए थे और वहां पर अब शेड भी बना हुआ था। बारिश उस पर गिर रही थी तो तेज आवाज़ हो रहा था। अब हम दोनों शेड के नीचे खड़े थे। अब फिर वो लड़की कहने लगी, देखिए ना, फिर बारिश शुरू होगी। ये बारिश कब तक चलती रहेगी हमें कुछ मालूम नहीं। मैं कहने लगा, जी हाँ, बरसात का टाइम तो है, लेकिन सुबह से मैं जब निकला था ना तो मौसम बिल्कुल साफ था। मुझे तो अंदेशा भी नहीं था कि आज बारिश होगी, नहीं तो मैं छतरी जरूर रखता हूँ। इस तरह के बात करते हुए लड़की जो थी, एक बेंच था वहाँ पर सीमेंट के बनाया हुआ, और उस पर वो बैठ गई। फिर मुझे कहने लगी, आओ ना बैठो, अब कब तक खड़े रहोगे? मैं उसी लड़की के बगल में बैठ गया। जब बैठा ना, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उसके शरीर से खुशबू फूट रहा था। या तो परफ्यूम लगा रखी थी या फिर क्या था, मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन खुशबू मदहोश करने के लिए काफ़ी था और वो मुझे महसूस हो रहा था। जब मैं स्टेशन पर थे तो वो खुशबू नहीं आई थी, लेकिन इस जगह पर आते ही उसके बगल में जैसा बैठा और वो खुशबू मुझे महसूस होने लगी। तब वो लड़की बिल्कुल मेरे पास में सरक करके और नज़दीक हो चुकी थी और कहने लगी कि देखिए, अगर मान लेते हैं कि रात भर बारिश होती रही तो क्या होगा? मैं कहने लगा, जी मैं तो बारिश में भीगूंगा नहीं जी, अब मुझे बुखार हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, मुझे बारिश के पानी से एलर्जी है और डॉक्टर कहते हैं कि बारिश के पानी से बच कर रहा करो, तो मैं तो बारिश में भीग कर जाऊँगा नहीं जी। अगर आपको जाना है तो देखिए, गांव की रोशनी दिखाई दे रही है, पहले मेरा गांव है और उसके बाद अगला गांव आपका है जहां आपको जाना है। अगर आप हिम्मत कर सकती हैं, जा सकती हैं तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। जब तक बारिश बंद नहीं होगी मैं तो इस जगह से हिलूंगा ही नहीं। लड़की हंसने लगी और कहने लगी कि मुझे थोड़ी बारिश में भीगने का शौक है, मैं भी नहीं जाती। आप भी तो हैं इस जगह पर, मैं अकेली थोड़ी हूँ। और इसके बाद वो जो खुशबू था ना, अब मेरी नाकों में चढ़ने लगा। मैं उस लड़की से पूछ ही बैठा कि मैडम जी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? आप इत्र का इस्तेमाल करती हैं क्या? तब मुस्कुरा के कहने लगी कि हाँ, कभी कभी मैं इस इत्र का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने बोला, जब स्टेशन पर थे तो ये खुशबू नहीं आ रहा था। तब वो कहने लगी, ना ना, ये इत्र तो जो मैं हमेशा लगा के रखती हूँ, ज़रूर आपको आता होगा, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एक तरह से उस लड़की से अब बहुत नज़दीकी मामला हो चुका था और हम एक तरह से दोस्ती की तरफ बढ़ रहे थे। वो लड़की अब बिल्कुल मेरे प्रेमिका की तरह बन चुकी थी। मेरे सर पर हाथ फेरने लगी और कहने लगी, बाल तो आपके बड़े घुंघराले हैं, ये बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। इसके बाद वो गले पर हाथ डाली ना तो अपना हाथ झटके से पीछे खींच दी। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसा इसने क्यों किया, इतना तेजी से हाथ अपना पीछे क्यों खींचा। और तब मैं पूछ बैठा कि क्या हुआ मैडम, करंट लग गया क्या? मैं भी मजाक में बोला तो बोली, हाँ करंट ही तो लगा है, तभी तो अपना हाथ खींच लिया। मैं पूछने लगा कि ऐसा क्या हो गया? वो बात को टाल दिया। अब फिर मुझे एक तरह से प्रेम का इजहार करने लगी। कहने लगी कि आप तो बहुत सुंदर हो, स्मार्ट हो और सबसे बेहतरीन आपके घुंघराले बाल हैं। ये घुंघराले बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं काफ़ी दिनों से सोचती थी कि कोई गांव का लड़का मुझे दोस्ती करता है। मैं गांव के लड़के को बहुत लाइक करती हूँ और आप देखो आज मुझे मिल गए हो। लेकिन देखो, मैं ज़रूर गांव के लड़के को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो भी अब शहर वाले लड़के की तरह रहे। मैं पूछ बैठा कि देखो मैडम, मैं भी शहर में जाता हूँ, जैसा शहर के लड़के हैं वैसा तो मैं भी हूँ। वो भी पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ। तब वो कहने लगी, हाँ शर्ट पैंट तो ज़रूर आपने पहना है, लेकिन आप हो देहाती, गांव वाले हो। मैंने बोला हंसते हुए
कि आपने कैसे जाना कि मैं देहाती हूँ, क्या मेरे माथे पर लिखा हुआ है? तब वो कहने लगे कि हाँ लिखा है ना, ये गले में आपने क्या पहन रखा है? मैं हैरानी से देखने लगा, तब मुझे वो लॉकेट नज़र आया जो हनुमान जी का था। मैंने बोला ये तो लॉकेट है बजरंग बली का, गांव में अधिकांश लोग पहना करते हैं, इससे भूत प्रेत का साया नज़दीक नहीं आता। वो हंसने लगी और कहने लगी यही तो है गांव में और शहर में फ़र्क। गांव के लड़के आप ये लोग पहनते, लेकिन शहर वाले नहीं पहनते, वो अंधविश्वास में पड़ते ही नहीं हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ कि आप चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन रहोगे गांव वाले। अब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था उसका भाषा शैली। मैं कहने लगा मैडम हम हैं देहाती, गांव वाले हैं, और ये जो लॉकेट है ना मैं खुद पहनना नहीं चाहता था, मुझे बड़ा अजीब लगता है। कई लोग मुझे टोक देते हैं क्या तू बच्चे हो क्या, किस तरह का लॉकेट पहन कर चलते हो। मेरी कंपनी में कई लोग बोल पड़े हैं, लेकिन माँ मुझे कहती है कि ये लॉकेट पहन कर रखा करो, इससे तुम्हारी रक्षा होगी। वो लड़की हंस के कहने लगी कि आप अंधविश्वासी हैं, आप भूत प्रेत को मानते हैं। मैं कहने लगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इन चीज़ पर कभी यकीन ही नहीं करता हूँ। मैं तो आज तक किसी भूत प्रेत को देखा तक नहीं, और मैं मानता तक नहीं हूँ। वो लड़की हंस के कहने लगी कि जी आप तो बड़े साहसी हो, ऐसे ही लड़के मुझे पसंद है, तो निकाल फेंको ना इसको, क्यों पहन रखे हो। मैं जोश में था, मैं कहने लगा कि ज़रूर मैं निकाल देता हूँ, लेकिन फेंकूंगा नहीं, अब मैं इसको रख देता हूँ। और फिर मैं बातों में लग गया। वो लॉकेट अपने गले से निकाल करके अब पास के बेंच में रख दिया जहाँ मेरा थैला था, थैले के ऊपर, कि बाद में इसको थैले में रख लूँगा, इस लड़की को भी ये पसंद नहीं आ रहा। अब फिर मैं उससे बातचीत करने लगा, अब फिर वो मेरे से एकदम चिपक सी गई थी। अब प्रेम का सिलसिला शुरू हो गया था। अब मैं तो जैसे उसके प्रेम में खोता जा रहा था, खोता जा रहा था। अब कब याद आया कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और जो ना होना अब हो चुका था। अब मैं एकदम घबराया हुआ था कि ये मैंने क्या किया, ये सरासर मेरी गलती है। लेकिन लड़की कहने लगी अरे नहीं नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, गलती मेरा है, मुझे आपके इतने नज़दीक रहना ही नहीं चाहिए। खैर छोड़ो, अब देखो अब क्या लगता है कि बारिश बंद हो जाएगा कि नहीं होगा। मैं कहने लगा कि मुझे तो लग नहीं पा रहा, मैं घबराया हुआ था, शर्मा रहा था उस लड़की से कि अचानक ये सब क्या हो गया। और मैं अब एक तरह से शर्माया घबराया उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं दिख रहा था, बिल्कुल पहले की तरह ही अब हंसमुख दिखाई दे रही थी, चेहरा चमक रहा था, जैसे उसको कोई इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। और मैं डरा हुआ था कि लड़की बुरा मान रही होगी कि मैं कैसा इंसान हूँ, पहले ही मुलाकात में ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अब तो हो चुका था। और तब लड़की कहने लगी कि देखो कब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसा करते हैं आराम कर लेते हैं, बारिश का कोई पता नहीं है। अब लड़की उठ कर के जो अंदर, अब शमशान का जो एरिया था, हम तो स्टार्टिंग में थी, जो अंदर का एरिया था उधर जाने लगे। मैं कहने लगा कि मैडम आगे मत जाओ, आगे शमशान है, आगे मुर्दा जलते हैं। तब वो कहने लगी कि मुर्दों से क्या डरना है, जिंदा से डरा जाता है, मुर्दों से नहीं। आओ इधर देखते हैं, कोई अच्छी जगह है तो आराम करेंगे, बारिश का भरोसा नहीं कब तक चलती रहेगी। और मैं भी थका हुआ था। अब वो लड़की जब इतना कहने लगी तो मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। अब उस जगह पर पहुंच गए थे जहां मुर्दा जलाया करते हैं लोग, और वहां पर अब बेंच भी लगा हुआ था, लोग बाग आकर के बैठा करते थे। और एक बेंच पर आकर के वो खुद बैठ गई और दूसरा बेंच खाली था, और मैं उस दूसरे बेंच पर आकर के बैठ गया। लड़की अभी मुझसे बात कर रही थी, मैं उसके बारे में पूछ रहा था और वो अपने बारे में बता रही थी। मैं पूछ रहा था उसके पढ़ाई के बारे में, शिक्षा कितना किया है, आगे क्या करना है, मेरी दोस्ती कब तक चलेगी, सब कुछ यही सब बात हो रहा था। और अचानक बिजली तेज कड़कने लगी, जैसे
शमशान के आसपास ही बिजली गिरी हो, और वो जो बिजली चमकी ना, वो एकदम अपने बेंच से उठ कर के अब मेरे पास आकर के फिर चिपक गई, जैसे उसको बहुत डर लगा है। मैं देखा उसकी बदन की जो थरथराहट कांप रही थी डर से। अब मैं उसको समझाने लगा, अरे बिजली गिरी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आसपास में कहीं पर गिरी है। और तब वो कहने लगी कि मुझे बिजली से बहुत खौफ आता है, मैं बहुत डरती हूँ बिजली से। मैं उसको समझाने लगा कि बारिश का महीना है, ऐसा तो होता ही रहता है। और अचानक लड़की जो थी अब मेरा सर पर हाथ फिराने लगी, और जैसे जैसे फिरा रही थी ना, मुझे लगा कि मुझे बहुत आराम मिल रहा है, सुख मिल रहा है। मैं जैसे गहरी नींद में जा रहा हूँ, गहरी नींद में जा रहा हूँ। ऐसा एक पल आया कि मैं अपना सुध बुध खो बैठा था। जब मुझे मेरी आँख खुली ना, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि सुबह हो चुकी है। अब बारिश कब की रुक गई है मालूम नहीं। हाँ, पानी दिखाई दे रहा था आसपास में, जो खुला एरिया था श्मशान का। अब मैं उसी श्मशान वाले बेंच पर, जिस पर मैं रात को लेटा हुआ बैठा हुआ था उस लड़की के साथ में, उसी बेंच पर था। और मैं हैरान था भाई कि मैं इस बेंच पर आया तो था, लेकिन अकेले नहीं, वो लड़की ज़रूर साथ में थी। और अचानक मुझे नींद आ गया। अब फिर लड़की कहाँ गई भाई, सुबह हो चुकी है। मैं हर तरफ लड़की को तलाश करने लगा। अब सूरज जो था लालिमा लेकर के बाहर दिखाई दे रहा था। अब लाल लाल सी रोशनी हर तरफ फैल रही थी। चिड़िया पेड़ पर से उड़ करके अब अवसोर करते हुए अब आसमान की तरफ उड़ रहे थे। अब मैं एकदम परेशान था कि अचानक वो लड़की कहाँ गई। मुझे लगा कि मुझे सोता हुआ छोड़ कर के अब वो चली गई है अपने गांव, जिस घर में जाना चाहती थी। अब मैं उठ बैठा। उठ बैठ कर के अब मैं जहाँ मेरा थैला रखा हुआ था अगले पोर्शन में, स्टार्टिंग वाले एरिया में, जब वहाँ पहुँचा ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया था। वहाँ पर उस लड़की का वो चुन्नी रखा हुआ था, सफ़ेद चुन्नी। अब देखा कि लड़की चुन्नी छोड़ करके कहाँ जा सकती है। चुन्नी तो लड़की कभी छोड़ती नहीं है, तो कहाँ गई भाई। सुबह का वक्त हो चुका था। मैं अपना थैला उठा लिया और तब मैंने ध्यान दिया कि वो लॉकेट उसी थैले के ऊपर रखा हुआ था, जो रात के मैंने अपने गले से खोल करके उस पर रख दिया था। अब मैं फिर उस लॉकेट को अपने गले में डाल दिया कि अब तो सुबह हो चुकी है, अब मुझे घर भी जाना है। अगर माँ ने मुझे लॉकेट पहने हुए नहीं देखा तो कई सवाल पूछ बैठेगी। और उसके बाद में काफ़ी देर तक उस लड़की को तलाश करता रहा। उस जगह पर उसकी चुन्नी में संभाल करके अपने थैले में रख लिया था। लड़की नहीं मिली ना, तो मैं समझ गया कि लड़की शायद मुझे सोता हुआ छोड़ करके आओ चली गई है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं अपने घर अब आ गया। माँ बड़ी परेशान थी कि देख, मैं तुझे बहुत फ़ोन किया और तेरा फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। मैं कहने लगा, माँ मैं बारिश में फंसा हुआ था और मुझे कोई फ़ोन आया भी नहीं। मैं पूरा कहानी गोल कर गया था कि मैं बताया नहीं कि मैं उस लड़की के साथ में था। रात मैंने श्मशान में बताई। अगर ये सब बता देता तो माँ तो नाराज़ हो जाती। अब मैं माँ को नाराज़ करना नहीं चाहता था। सारी बात गोल कर दिया। माँ खुश थी कि चलो मैं सही सलामत सुबह में घर पहुँच गया। इसके बाद मैं जो नित्य कर्म था अपना निपटाने लगा। नहाना धोना, माँ पराठे बना के ले आई। अब मुझे भूख लगी थी। अब मैं कुछ ज़्यादा ही आज भोजन कर रहा था और दिनों के अलावा। मैं 2 पराठे खाने वाला था और आज मैं 4 खा लिया था और तभी भूख का एहसास हो रहा था। इसके बाद जब मैं पराठे खा लिया ना, तब मुझे नींद आने लगी थी, फिर गहरी नींद जैसी। मुझे लगा कि बस जाकर आराम करना चाहिए। अब मैं जब खाट में जा कर के सोया ना, तो मुझे बड़ा अजीब अजीब सपना शुरू हो गया था। मैं देख रहा हूँ कि मैं उसी शमशान के अंदर में हूँ और वो सफ़ेद वस्त्रों वाली खूबसूरत लड़की अब मुझे हाथ पकड़ के शमशान में घूम रही है।
मैं देख रहा हूँ कि शमशान में कुछ और भी लोग हैं वहाँ पर, जिसका चेहरा मोहरा बड़ा अजीब है। किसी का जैसे चेहरा बिल्कुल भयानक लग रहा है। कोई औरत है जो घूंघट काढ़े हुए है, और जब वो घूंघट हटाई ना तो मैं उसका चेहरा देख करके एकदम डर चुका था। बड़ा भयानक, जैसे चुड़ैल कहा जाता है वैसे चेहरा नजर आ रहा था। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। अब मैं उस लड़की कह रहा कि तुम मुझे यहाँ पर किस लिए लेकर आई हो, तुम इस जगह पर क्यों ला रही हो, मुझे ऐसे लोगों से क्यों मिलवा रही हो, क्या है मतलब तुम्हारा। खूबसूरत लड़की कहने लगी कि देखो, अब हमारी तुम्हारी दोस्ती हो चुकी है, अब जहाँ मैं वहाँ तुम, यही तो हमारा घर है, हम इसी जगह पर तो रहते हैं। और देखो हमारी ये सब पड़ोसी हैं, इनसे भी दोस्ती करो। और मुझे वो चुड़ैल से मिलवा दी जो घूंघट काट के खड़ी थी कि ये देखो, ये भी तो हमारी पड़ोसी हैं, इनसे बातचीत करो, ये भी तुम्हें अच्छी लगेंगी। और जब मैं वो चुड़ैल को देखता ना, घबरा गया, डर गया, पसीने पसीने हो गया। और अचानक वो जो सफ़ेद वस्त्रों वाली लड़की थी जो मेरी फ्रेंड बनी थी, उसका भी रूप उसी चुड़ैल की तरह हो गया। और कहने लगी कि देखो, ये है मेरा असली रूप, ये रूप तुम्हें कैसा लगा। मैं उसका जो रूप देखा ना तो कांप गया था। मैं चिल्लाने लगा, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। अब जैसे ही मैं चिल्लाने लगा ना, माँ की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। क्या हुआ बेटा प्रशांत, क्या तू कोई सपना देख रहा है, उठ जा बेटा, मैं तेरे पास खड़ी हूँ। और जब मैं अपनी आंखें खोला ना तो मैं देखा कि मैं तो अपनी चारपाई पे हूँ और दिन का वक्त है। मैं पसीने से नहाया हूँ। मेरी माँ मेरे बगल में खड़ी होकर के मुझसे पूछ रही, प्रशांत बेटा क्या हुआ, क्यों चीख रहा था, क्या दिन में कोई भयानक सपना देखने लगा। मैं एकदम कांप गया था। और माँ कहने लगी, बोल तो बेटा, कुछ तो बोल, हुआ क्या है, कैसा सपना देखा। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। और तभी माँ मेरा सर ऐसे हाथ रख दिया। और जैसे ही हाथ का अंदाज़ा हुआ कि, तब माँ कहने लगी, अरे तेरे को तो तेज बुखार हुआ पड़ा है। अब माँ भी परेशान, और मैं तो जैसे दर्द में तड़प रहा था। मुझे बुखार जब चढ़ा ना तो दर्द का एहसास होने लगा। और मुझे लग रहा था कि मैं अभी भी सपना के अंदर में हूँ, और वो चुड़ैल मुझे सता रही है, दौड़ा रही है, मैं भाग रहा हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता था। मैं आंख बंद कर लेता था, फिर चिल्लाने लगता था कि माँ माँ मुझे बचा लो। और ऐसा ही मेरे साथ में ना जाने कितनी बार हुआ। मुझे लग रहा था कि मैं आज भी अभी भी शमशान के अंदर में हूँ, और वो सफ़ेद कपड़ों वाली जो लड़की मेरी दोस्त थी जिसके साथ में रात गुजारी थी, अब एक चुड़ैल बन गई है, और वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मेरे हाथ पकड़ करके शमशान में दौड़ रही है और कह रही है कि देखो, ये हमारा इलाका है, ये हमारा घर है, हमारे पड़ोसियों से मिलो, अब तो हम रात को यहीं मिला करेंगे। कैसा है ये मेरा रूप, देखो क्या अच्छा लग रहा है ना। और मैं उसका रूप देख करके, घिनौना रूप, डर जाता था। और मैं माँ माँ चिल्लाता था। माँ आप मुझे जगाती थी, होश में लाती थी कि बेटा तू सपना देख रहा है, तू बुखार है बेटा। और इसके बाद माँ इलाज करने लगी। अब गांव के जो वैद्य थे, अब उनको बुला के ले आई। और वो वैद्य जी नाड़ी वाड़ी देख करके कहने लगे कि इसको बुखार जानते क्यों हुआ है। अब वैद्य जी सारी बात बताने लगे कि देखो, ये लड़का तुम्हारा रात में ऐसी जगह पर गया है जहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। आइए, इस पर एक भूतनी का साया सवार है। जब माँ को ये वैद्य जी बताने लगे ना तो माँ बिल्कुल परेशान हो गई थी और डर भी गई थी। वैद्य जी उस टाइम झाड़ फूक भी करते थे, और उन्होंने मेरा झाड़ फूक किया, और तब मैं जा कर के स्वस्थ हुआ था, बुखार उतर गया था। माँ और वैद्य जी मुझसे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुमने बरसात की रात में कहाँ रात भर रहे। माँ मेरे से पूछ रही थी, कस्में दे रही थी कि बेटा सच सच बता। और तब मैं माँ को सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और इसके बाद में स्टेशन से लेकर के और वो शमशान वाली तक पूरी कहानी मैंने बता दिया।
अब मैं ये भी बताया कि माँ, जो आप लॉकेट मेरे गले में पहनाए थे, अब मैं उस लड़की के कहने पर वो लॉकेट उतार करके अब रख दिया था। इसके बाद सारा खेल ये हुआ था। वैद्य जी मुझ पर नाराज हो गए थे और कहने लगे कि तूने बहुत बड़ी गलती की है, अब इसका सज़ा भी तुम्हें मिल रही है ना। अब इसके बाद वैद्य जी माँ को कहने लगे कि मुझे 2 दिन तक इसका झाड़ा लगाना पड़ेगा और तब जाकर के वो चुड़ैल का साया इस पर से उतरेगा, और वो चुड़ैल शक्तिशाली है। अब माँ बिल्कुल रोने लगी थी, वैद्य जी का हाथ जोड़ने लगी थी कि वैद्य जी कुछ भी करो, मेरे बेटे के ऊपर से वो चुड़ैल का साया उतार दो। और आखिरकार चुड़ैल जो थी, अब वैद्य जी ने मेहनत जरूर किया। अब मुझे 2 दिन तक उन्होंने झाड़ा लगाया, सुबह शाम आते थे, झाड़ा लगाते थे, आयुर्वेदिक दवाई भी देते थे और उसको कहते थे कि शहद में लगा करके इसको चाट जाओ, तुम्हें आराम मिलेगा, बुखार बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, ऐसा ही करता रहा। अब मेरी नौकरी एक तरह से अब मैं छुट्टी पर था, जब तबीयत खराब तो मैं जा कैसे सकता था। हाँ, इस तरह करते करते 4 दिन पर जा कर के मैं बिल्कुल एक तरह से जो कहा जाए ना कि परफेक्ट, तब मैं हुआ था। हाँ, इसके बाद माँ कहने लगी कि बेटा तुझे ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए था। मैं तेरे को इसलिए समझाती रहती थी कि बेटा अकेले आया जाए मत कर। अगर हम अमीर होते तो तुझे मैं कभी अब इतनी दूर तुझे नौकरी पर भेजती भी नहीं, लेकिन मजबूरी है बेटा। अगर तू कमाएगा नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा, हम लोग कैसे खाएंगे पिएंगे। माँ जो बात कह रही थी बिल्कुल सच्ची बात थी। अब माँ मेरे फायदे के लिए बजरंग बली का लॉकेट मेरे गले में डाली थी, लेकिन मैं उस वक्त लड़की के बहकावे में आकर के और लॉकेट निकाल दिया था, और तभी मेरे साथ में ये सब हुआ था। अगर वो लॉकेट होता ना तो मुझे कोई भी असर नहीं होता, चाहे वो लड़की कितनी भी कोशिश करती। अब मैं सब कुछ समझ गया था। इसके बाद स्वस्थ होने के बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी जाने लगा था, लेकिन जब आता था ना तो अकेले नहीं आता था। मैं इंतज़ार कर लेता था कि चलो पहली ट्रेन में कोई नहीं आया हमारे गांव का, दूसरी ट्रेन आएगी उसमें कोई ना कोई आएगा। इस तरह मैं रुक जाता था, कोई ना कोई हमारे गांव का दूसरे गांव का मिल जाता था। और वो लॉकेट तो मेरी अब जान बन चुका था। उस लॉकेट के बिना तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रशांत जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी आप बीती है, अपनी कहानी है, आपके साथ कुछ घटी घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।